सभी को जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 को पढ़ लिए थे और इस क्लास में हम लोग यूनिट 3 और 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे नवजागरण और आधुनिक हिंदी आंदोलन की, जैसे कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, ये तीनों क्या है, इनमें अंतर क्या है, कैसे आंदोलन इसमें चला है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 4 में पढ़ेंगे कि अन्य भारतीय भाषाएं, जैसे हिंदी भाषा की विशिष्टता और एकता, हिंदी के साथ कैसे एकता है, इसका विशिष्टता क्या है। ठीक है, तो इन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, तो लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, पहला है कि नवजागरण क्या है। ठीक है, नवजागरण और आधुनिक हिंदी क्या है। तो नवजागरण की बात करें तो देखिए, नवजागरण का मतलब है कि नई जागृत या फिर से जगना, कोई नई जागृत या फिर से जगना कोई नवजागरण कहा जाता है। ठीक है, तो 19वीं सदी में जब भारत में छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आए, शिक्षा का प्रसार हुआ और लोगों ने पुराने कुप्रथाओं जैसे कि सती प्रथा, छुआछूत आदि को अंग्रेजी के गुलामी के खिलाफ सोचना शुरू किया, तो इसे वैचारिक बदलाव को नवजागरण कहा गया। ठीक है, यानी कि जब लोगों की सोच बदली, ठीक है, तो यानी कि जब प्रिंटिंग आया और जैसे कि सती प्रथा के बारे में लोग लिखना स्टार्ट किए, छापना स्टार्ट किए, अंग्रेज़ों के गुलामी के खिलाफ लिखना स्टार्ट किया, तो इसी को नवजागरण काल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आधुनिक हिंदी का क्या भूमिका रही, तो इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, नवजागरण में आधुनिक हिंदी की भूमिका है। ठीक है, तो देखिए, अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत थी जिसे सब समझते हो, या यहीं से आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। ठीक है, यानी कि जब मान लीजिए कि आप प्रिंटिंग प्रेस छापते हैं तो पूरे देश में जाएगा, तो आप ऐसे भाषा में छापे जो सबको समझ में आए। ठीक है, तो यहीं से क्या होता है, तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है। यानी खड़ी बोली हम लोग यूनिट 2 में पढ़े थे कि खड़ी बोली कैसा है। आज हम लोग जो हिंदी लिखते हैं ये क्या है, तो खड़ी बोली का ही एक आधार है। ठीक है, तो पहले कविताएं केवल ब्रज भाषा या अवधी भाषा में लिखी जाती थी, लेकिन नवजागरण के दौर में विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय गद्य, कहानी, नाटक, निबंध और कविता दोनों के लिए खड़ी बोली का इस्तेमाल होने लगा। खड़ी बोली यानी कि हिंदी का ही एक रूप है। ठीक है, तो हिंदी अब सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं रही, बल्कि समाज सुधार और आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। ठीक है, यानी कोई भी चीज़, चिट्ठी या फिर कोई भी प्रिंटिंग करता है, यानी कि प्रेस के द्वारा जो छपता है वो क्या हिंदी में छपने लगा। ठीक है, यानी खड़ी बोली में, तो ये क्या है, एक तरह से आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा ये हथियार है। ठीक है, हिंदी। तो देखिए आगे, नेक्स्ट है कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए, इन तीनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है, यानी कि खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली में ही आपका हिंदी है, उर्दू है और हिंदुस्तानी है। यानी कि हिंदी, देखिए समझ में आ जाएगा आपको हिंदी क्या है और हिंदुस्तानी क्या है। तो लेकिन समय के साथ इनकी पहचान अलग अलग हो गई। ठीक है, इससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हिंदी, जब खड़ी बोली को देवनागरी लिपि में लिखा जाने लगा और उसमें संस्कृत के कठिन या शुद्ध शब्द जैसे कि जल, सूर्य, नमस्कार, ये सब क्या है, तो संस्कृत के शब्द हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, तो उसे हिंदी कहा गया। ठीक है, यानी कि देवनागरी लिपि में जब संस्कृत के कुछ शब्द यूज होने लगे, जैसे कि जल, सूर्य, नमस्कार, ये सब तो क्या हो गया, तो हिंदी कहा जाने लगा। वहीं उर्दू की बात करें तो जब खड़ी बोली में फारसी लिपि में लिखा जाने लगा और उसमें अरबी फारसी के शब्द जैसे कि आब, आफ्ताब, अदाब की भरमार हो गई, तो उसे उर्दू कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, तो एक ही है, खड़ी बोली है। ठीक है, तो खड़ी बोली में क्या क्या थोड़ा सा चेंज किया और उसमें संस्कृत मिला दिया, तो वो बन गया हिंदी, और खड़ी बोली में थोड़ा सा अरबी शब्द मिला दिया, तो वो बन गया उर्दू। ठीक है, तो ये लगभग सब सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी, और आपका अरबी, सॉरी देखिए, आपका हिंदी और उर्दू को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका हिंदुस्तानी। ठीक है, देखिए, तो हिंदुस्तानी यह हिंदी और उर्दू के बीच का रास्ता है। यह आम बोलचाल की वह भाषा है जिसमें ना तो बहुत कठिन संस्कृत के शब्द होते हैं और ना ही बहुत कठिन अरबी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी, सूरज, सलाम, तो ये सब क्या है, तो सलाम आपका ये फारसी थी, अरबी भाषा हो गया। ठीक है, और सूरज आपका संस्कृत हो गया, तो कुछ इस तरह मिक्स है। ठीक है, तो महात्मा गांधी इस हिंदुस्तानी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे ताकि हिंदू मुस्लिम दोनों इसे आसानी से अपना सके। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तानी भाषा को, हिंदुस्तानी भाषा में कौन है, तो उर्दू भी है और हिंदी भी है, यानी कि दोनों का मिक्स है इसमें। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अब है कि हिंदी उर्दू विवाद क्या था। ये सब आपका प्रश्न पूछे जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करते चले, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो देखिए इसका विवाद क्या था, तो अंग्रेज़ों ने भारत आने से पहले
तो भारत आने से पहले क्या था, तो मुग़ल का शासन था। तो मुग़ल के समय में दरबार और सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। उस समय क्या फारसी भाषा चलता था, ठीक है। कब, तो मुग़ल के काल में। तो जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी क्या किया, अदालतों में और देश भाषाओं को लागू करने की आई, ठीक है। मतलब बाद में जब अदालत में देसी भाषाओं को लागू करने की बात आई तो एक बड़ी विवाद खड़े हो गए, ठीक है। तो जब मुग़ल के समय था तो उस समय क्या चल रहा था, तो फारसी भाषा चल रहा था। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने भी इसी में जारी रखा, चलो फारसी चलने ही दो, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, जब अदालत हो गया, अदालत की स्थापना हो गई, कोर्ट सबकी, तो उस समय भाषा लागू करने की बात आई तो एक बड़ा सा विवाद हो गया था कि कौन सा भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा बनाएं, ठीक है, यानी कि इस सब में चलाएं, ठीक है। तो देखिए 1837 में अंग्रेज़ों ने अदालतों की भाषा फारसी से बदल कर उर्दू फारसी लिपि कर दी, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, तो फारसी पहले था, फारसी को बदल के फारसी में से फारसी लिपि कर दिया, यानी कि उर्दू को कर दिया, ठीक है। इसके उत्तर भारत के बहुसंख्यक जैसे हिंदुओं को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हिंदू लोग ज़्यादा उर्दू नहीं जानते थे, ठीक है। वे देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ते लिखते थे और उन्हें सरकारी नौकरियों में मिलना मुश्किल हो गया, यानी कि वो हिंदू लोग ज़्यादातर देवनागरी में पढ़े लिखे थे तो उन्हें उर्दू में काम करना क्या मुश्किल होने लगा, उन्हें नौकरी जल्दी नहीं मिलने लगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, तब होता है आधुनिक हिंदी आंदोलन, ठीक है। तो अब आपका हिंदी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी आंदोलन क्या है तो आप लोग यही सब लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए यह आंदोलन अपनी भाषा और अपनी लिपि को समान दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई थी, ठीक है। ये बहुत लंबे समय तक चला था। देखिए आंदोलन के मुख्य कारण और उद्देश्य, इसका मुख्य कारण क्या था, तो देवनागरी लिपि की मांग थी। हिंदी प्रेमियों यानी कि जो हिंदी के प्रेमी थे, जो प्रेम करते थे, जो बोलते थे, कई समाज सुधारकों ने यह मांग उठाई कि सरकारी कामकाज और अदालतों में उर्दू फारसी लिपि के साथ साथ हिंदी देवनागरी लिपि को भी मान्यता दी जाए, यानी कि उर्दू के साथ साथ आप हिंदी को भी, देवनागरी लिपि को भी मान्यता दीजिए, ठीक है। यह सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं थी बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की भी लड़ाई थी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सफलता की बात करें तो 1867 के आसपास उत्तर प्रदेश और बिहार में यह आंदोलन बहुत तेज हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह आंदोलन बहुत तेज हुआ। मदन मोहन मालवीय और भरतेंदु हरिश्चंद्र जैसे नेताओं ने लगातार प्रयास के बाद आखिरकार 1900 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, ठीक है। और अदालतों में हिंदी यानी कि देवनागरी को उर्दू के बराबर का दर्जा दिया गया। कब, तो 1900 ईस्वी को। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि अदालतों में हिंदी देवनागरी की मतलब कब इसे दर्जा दिया गया, तो 1900 ईस्वी को दिया गया, ठीक है। संक्षेप में कहें तो यह पूरे आंदोलन हिंदी भाषा को दरबारी और विदेशी भाषाओं के दबदबे से आज़ाद कराने और उसे शिक्षा और रोजगार की भाषा बनाने और पूरे देश में एक सूत्र में बांधने की महान ऐतिहासिक कोशिश थी। यानी कि जब हिंदी लिपि स्थापित होगी तो सबको हिंदी सीखना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, सब एक धागे में बंधा रहेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या मतलब कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसका ये था, ठीक है, उद्देश्य। देखिए नेक्स्ट यूनिट 4 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो ये आप लोग यूनिट 3 समझ गए कि कैसे हुआ, आप लोग इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। यूनिट 3 में था कि नवजागरण क्या है और आधुनिक हिंदी आंदोलन क्या है, ठीक है, और हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में अंतर क्या है, ये सब, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि नवजागरण जब नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस आई, शिक्षा का प्रसार होने लगा, ठीक है। तो ये क्या था, तो नवजागरण काल था, ठीक है। उसके बाद नवजागरण में हिंदी का भूमिका क्या थी, तो जहाँ खड़ी बोली में मतलब विकास हुआ इसका, ठीक ना। तो ये सब हम लोग पढ़े थे, मतलब पढ़ लिए। और नेक्स्ट हम लोग पढ़े कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी में अंतर क्या है। जो मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं थोड़ा मोड़ा वो हिंदी कहे जाने लगे, और जिसमें फारसी का शब्द है तो उसे उर्दू कहे जाने लगे, जिसमें दोनों मिक्स हैं तो उसे हिंदुस्तानी कहे जाने लगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो हिंदुस्तानी भाषा को कोई मान्यता देने मतलब कहने लगे, इसका कहना था कि हिंदुस्तानी सबको बोलनी चाहिए, ठीक है। नवजागरण में भी हम लोग देख लें कि इसका भूमिका क्या रहा है, ठीक है। तो यूनिट 4 को देखते हैं आप लोग। यहाँ से आपका यूनिट 4 स्टार्ट होता है कि अन्य भारतीय भाषाएं और हिंदी भाषा के विशिष्ट और एकता क्या है, ठीक है। तो भारत को भाषाओं का महासागर कहा जाता है। भारत क्या है, तो बहुत सारी इसमें भाषाएं बोली जाती है। ये क्या है, तो भाषा का महासागर है। यहाँ अगर आप 20 से 30 किलोमीटर अगर जाइएगा कहीं तो वहाँ का भाषा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर से भले ही हमें हमारी भाषाएं अलग अलग दिखाई दे, लेकिन उनकी गहराई में एक बहुत ही मजबूती, संस्कृति और एकता मौजूद है। कैसे हैं, आगे देखते हैं।
तो देखिए हिंदी भाषा की विशिष्टता, यानी कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़े समाज की धड़कन है। इसकी कुछ खास बात इसे अन्य भाषाओं से अलग और विशिष्ट बनाती है। इसके कुछ खास बातें क्या क्या हैं, तो देखिए वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि, ठीक है, यानी कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यानी कि जो हिंदी क्या है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि का यही खासियत है कि जैसे हम बोलेंगे वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। इसकी ध्वनियों का विभाजन बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसे गले से निकलने वाले क वर्ग, होठों से निकलकर होकर मतलब निकलने वाले प वर्ग, यह ध्वनि विज्ञान क्या है तो दृष्टि से दुनिया की सबसे उद्यम भाषाओं में से एक है, ठीक है। यानी कि ये क्या एक सिस्टमेटिक तरह से है, यानी कि ध्वनि विज्ञान की निकलने वाली जो क हो गया, आपका प हो गया, ये सब क्या है तो ध्वनि विज्ञान का एक दृष्टि दुनिया से सबसे उत्तम भाषा में से एक है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, उसके बाद देखिए शब्दों और अपनाने की अद्भुत क्षमता। हिंदी एक क्या है तो बहती नदी की तरह है, ठीक है, तो जिसने रास्तों में आने वाली हर जलधारा को खुद में मिला लिया। हिंदी एक ऐसा भाषा है, अगर आप संस्कृत बोल रहे हैं, अगर उसमें आप बीच में एक वर्ड इंग्लिश बोल देंगे तो आपका नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो हिंदी है उसमें आप कुछ भी मिला के बोल सकते हैं। इसमें बीच में आपका इंग्लिश यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें संस्कृत के मूल शब्द जैसे कि तत्सम तो है ही, लेकिन इसके अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी के हज़ारों शब्द को इतनी आसानी से अपना लिया है कि वे अब हिंदी के ही अलग अलग लगते हैं, यानी हिंदी के जैसे ही लगते हैं। जैसे स्टेशन क्या है तो इंग्लिश, यानी कि ये आपका क्या अंग्रेजी शब्द है। अदालत आपका शायद अरबी शब्द है, ठीक है, यानी कि सब अलग अलग भाषा है और आपका हिंदी में सब चल जाता है, कुछ भी बोल दीजिए, कोई भी भाषा मिक्स करके सब चल जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि ये क्या है तो एक जलधारा है, यानी कि बहती नदी की तरह है, इसमें जो चाहिए मिला दीजिए, सब भाषा चल जाएगा। देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, तो यह पूरे भारत को आपस में जोड़ने वाली एक पुल का काम करता है। एक गुजराती एक बंगाली व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, यानी कि कहते हैं कि हिंदी क्या है एक पुल की तरह है, ठीक है। जब एक गुजराती और एक बंगाली मिलते हैं तो आपस में जो बात करते हैं वो कौन सी भाषा में बात करते हैं तो हिंदी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक पुल की तरह काम करती है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। देखिए नेक्स्ट, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी का एकता। तो देखिए भारत के मुख्य रूप से दो बड़े भाषा परिवार हैं। पहला उत्तर भारत की 8 भाषाएं जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी आदि, और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इतनी विविधता के बावजूद हिंदी और इन भाषाओं में कमल की एकता है, यानी कि इतने सारे ऐसी अलग अलग है लेकिन फिर भी हिंदी में क्या है तो एकता है। यहाँ पे आप किसी भी क्षेत्र में चल जाइए आपको हिंदी सबको समझ में आता है, ठीक है। तो ये था आपका मतलब हिंदी का एकता। अन्य भारतीय भाषाओं में भी हिंदी का एकता है, ठीक है। अगर आप बंगाली के पास जाकर हिंदी बोलेंगे तो इसको भी समझ में आएगा, मराठी वाले के पास जाएंगे तो उनको भी हिंदी समझ में आएगा, तमिल के पास जाएंगे तो उनको भी हिंदी समझ में आएगा, ठीक है। यानी कि लगभग सबके सामने आप हिंदी में बात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, संस्कृत का साझा खजाना, ये आपका टॉपिक है, आप लोग इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका उत्तर भारत की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत से ही पैदा हुई है। हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था कि कैसे संस्कृत से निकलकर आज तक हिंदी तक पहुंचा है, ठीक है। तो इसीलिए उनके हजारों शब्द हिंदी के समान हैं, यानी कि संस्कृत का ही शब्द बहुत सारे क्या है तो हिंदी में है, ठीक है। तो सबसे दिलचस्प की बात यह है कि दक्षिण भारत की भाषाओं विशेषकर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी संस्कृत के अनगिनत शब्द मौजूद हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य क्या है तो संस्कृत का शब्द है। चंद्र, जल, माता, पिता, जैसे क्या है तो ये सब क्या है तो संस्कृत का शब्द है, जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी की इस भाषाओं में लगभग एक जैसे समझा जाता है। यानी कि आप कहीं भी जाके बोल दीजिए माता, तो माता पिता का मतलब सबको पता होता है क्या है, ठीक है। तो ये सब संस्कृत का शब्द है, लेकिन आप उर्दू वाले के पास भी बोलेंगे तो इनको भी समझ में आएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि वाक्य बनाने का एक ही नियम है। देखिए हिंदी में क्या है तो ये भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी पहचान है कि अंग्रेजी में वाक्य का नियम, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश में बनाया होगा कि जैसे कोई भी वाक्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि आई ईट एन एप्पल। लेकिन भारत की जो लगभग सभी भाषाओं में वाक्य का नियम एक ही है, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, 3 चीज़, यानी कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जैसे हिंदी में आप बोलेंगे तो मैं सेब खाता हूँ, ये क्या है तो मैं करता हो गया, सेब क्या है तो कर्म हो गया, और क्रिया में क्या होगा, खाता क्या हो जाएगा, क्रिया है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका सेम है। गुजराती में क्या बोलेंगे, हूँ सफर
सफरजन खाऊं छू, ठीक है, नहीं हूँ सफरजन खाऊं छू, इसमें भी मतलब यही है, कर्ता कर्म और क्रिया है, ठीक है। बंगाली में भी आमी आपेल खाई, आमी आपेल खाई, नियम सब जगह एक ही है, जो साबित करता है कि हमारी सोचने की प्रक्रिया एक ही है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी भाषा में सेंटेंस बनाइए, ये लगभग सब सेम ही है, ठीक है। हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, तो सब में एक ही चीज़ काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि कर्ता कर्म और क्रिया। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट कहता है कि सांस्कृतिक आत्मा, सांस्कृतिक आत्मा, देखिए रामायण और महाभारत की कहानी या भक्ति काल में संतों जैसे कि मीराबाई, कबीर, तुकाराम की रचना पूरे भारत में गूंजी। भले ही भाषाएं अलग थी, लेकिन उनके साहित्य का जो विषय, उनकी भावनाएं और समाज को सुधारने का उनका संदेश बिल्कुल एक था, ठीक है। भले इनका सबका मतलब लैंग्वेज अलग था, लेकिन इसका सबका क्या था, समाज को सुधारने का इसका भावना सबका एक ही था, ठीक है, संदेश एक था। तो इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी और अन्य भाषाएं एक ही विशाल पेड़ के अलग अलग शाखाएं की तरह हैं, उनकी जड़ें एक ही हैं, बस उनके पत्ते और फूलों का रंग रूप थोड़ा अलग है। यह विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। तो हम लोग अनेक होके भी क्या है, तो एक हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट 5 को लेकर, उसके बाद 6 करेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।